हे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल अंशु एकेडमी पर। और आज मैं आपको जो बीएड की प्रथम सेमेस्टर की आपकी परीक्षा है उसके लिए कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो कि आपका शिक्षण एवं अधिगम के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य वाला जो सब्जेक्ट है उसमें ये सारे क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण हैं और ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, और ये सारे आपके दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसलिए क्योंकि आप चाहे अति लघु उत्तरीय करिए, चाहे लघु उत्तरीय करिए, चाहे दीर्घ उत्तरीय करिए, इसीलिए दीर्घ उत्तरीय कराया जा रहा है ताकि आप सारे क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकें। ठीक है, इसके पहले मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे जो कि आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हैं, वो भी वीडियोस आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी सेकंड वीडियो है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। इसमें है आपका शिक्षण क्या है, शिक्षण अधिगम में शिक्षकों की भूमिका को स्पष्ट करें। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। शिक्षण की प्रकृति को समझने से पूर्व यह समझना आवश्यक है कि शिक्षण होता क्या है। ठीक है, शिक्षण की अवधारणा में वो सभी क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं जो दूसरे को शिक्षा देने के लिए अपनाए जाते हैं। अध्यापक अपने विद्यार्थियों को उत्तम शिक्षा देने के लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि विद्यार्थी प्रकरण को समझ सके। अध्यापक का कर्तव्य होता है कि विद्यार्थियों को सिखाने के लिए प्रोत्साहित करे। शिक्षण का अर्थ है अध्यापक और विद्यार्थियों के मध्य चलने वाली अंतःक्रिया। तो क्या कहा गया है इसमें, मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो शिक्षण है हमारा वो किसी भी शिक्षक द्वारा अच्छा ज्ञान प्रदान करे। ठीक है, किसी भी बच्चे को अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से समझाए। ठीक है, और उस समझाने के लिए जो भी कोशिश की जाती है और उसको बालक समझ जाता है, यही एक अध्यापक का कर्तव्य होता है। ठीक है, और अध्यापक का ये भी कर्तव्य होता है कि उसको मोटिवेट हमेशा करता रहे। ठीक है, और शिक्षण जो है वो अध्यापक और विद्यार्थी के मध्य चलने वाली क्रिया है, ये है, तो आपको पता ही होगा। बिना अध्यापक के ना आप सीख सकते हैं, और अगर बहुत अध्यापक को ज्ञानी है, जब वो शिक्षार्थी नहीं होंगे, विद्यार्थी नहीं होंगे, तो सिखाएगा किसको। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक और विद्यार्थी दोनों का पारस्परिक लाभ सन्निहित होता है। दोनों के अपने अपने उद्देश्य होते हैं और शिक्षण के माध्यम से दोनों अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। क्या कहा गया है, मतलब जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उसमें अध्यापक का भी लाभ होता है और विद्यार्थी का भी लाभ होता है। लाभ से ऐसा ये है कि मतलब शिक्षक जो सिखाना चाह रहा है, अगर बच्चा सीख गया तो वो लाभ है, और बच्चा जो सीखना चाह रहा है अगर वो सीख गया तो वो उसका लाभ होता है। ठीक है, देखते हैं शिक्षण अधिगम में शिक्षकों की क्या भूमिका होती है। विद्यालयों में शिक्षण शिक्षक केंद्रित होता है, जहाँ शिक्षक ज्ञान का प्रसार करने वाले तथा उसे ग्रहण करने वाले होते हैं। छात्रों से यह अपेक्षा रहती है कि वह शिक्षकों अथवा पाठ्य पुस्तकों द्वारा दिए गए ज्ञान को स्मरण रखें तथा उसे परीक्षा से पुनः प्रस्तुत करें। शैक्षणिक सत्र की समाप्ति के बाद छात्रों की उपलब्धि को उनके द्वारा परीक्षा प्राप्त ग्रेड अंकों के माध्यम से प्रमाणित किया जाता है। मतलब शिक्षण की जो मतलब इसमें कहा गया है कि जो छात्र पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जो कुछ भी सीखा है उसका मूल्यांकन कब होता है, जब परीक्षा होती है। ठीक है, उसका मूल्यांकन तभी होता है। इससे बच्चे पता चलता है कि हमारा बच्चा कितना सीखा है, कितना कम सीखा है। ठीक है, बच्चों से विद्यालय में शिक्षण अधिगम का एक परिणाम यह भी देखने में आया है कि बच्चे प्रश्नों और उत्तरों को याद करने के लिए यहाँ तक कि प्राथमिक विद्यालयों में भी गाइड पुस्तकों का सहारा लेते हैं। जानकारी का स्मरण अथवा याद करने के लिए सिद्ध नहीं हो जाता है कि छात्र ने उसे समझ लिया तथा जीवन की विभिन्न स्थितियों में उसका प्रयोग कर सकेगा। सार्थक ज्ञान वही होता है जब विद्यार्थी अपने ज्ञान का सृजन करे। मतलब इसमें कहा यह गया है कि मतलब किताबी ज्ञान जरूरी नहीं है, मतलब छात्र को जो भी सिखाया जाए उसको सीखे, मतलब रट्टा नहीं मारना है उसको। ठीक है, क्योंकि कहा गया है कि रटंत विद्या फलंत नाही। ठीक है, अगर आप रटेंगे तो उसको आप परीक्षा में तो नंबर पा जाएंगे,
लेकिन जब आप उसको सीखे रहेंगे तो उसको आप अपने जीवन में भी उतार सकते हैं। ठीक है, क्या कहा गया, विद्यार्थी अच्छा कब सीख पाएंगे, जब वह अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें, मतलब उनका दिमाग इधर उधर ना हो। ठीक है, अधिगम उनके जीवन में दैनिक अनुभव से संबंध हो, मतलब शिक्षण जो होता है, अधिगम जो सीखना होता है वो उनकी रोज़ की क्रिया हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम आज पढ़ ले रहे हैं फिर एक हफ्ते बाद पढ़ेंगे फिर एक महीने बाद पढ़ेंगे, तो इससे अनुभव नहीं होगा। ठीक है, अधिगम की स्थितियाँ उनके परिवेश से प्राप्त होती हैं, मतलब कि इससे तात्पर्य यह है कि मतलब शिक्षण की मतलब वो मतलब सीखने की जो स्थिति है वो उनके वातावरण से निश्चित होती है। ठीक है, अगर उनके आसपास का वातावरण अच्छा होगा तो बच्चा अच्छा होगा, अगर वातावरण खराब होगा तो बच्चा भी अच्छा नहीं कर पाएगा। ठीक है, छात्र शिक्षक तथा छात्र छात्र के बीच अंतर संबंधों को प्रोत्साहित करना है, मतलब छात्र और शिक्षक के बीच भी अच्छा संबंध होना चाहिए और छात्र के भी बीच मतलब अच्छा संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई छात्र पढ़ने में कमज़ोर है कोई छात्र पढ़ने में तेज है तो उन दोनों को अलग बिठाया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शिक्षक की भूमिका ज्ञान के प्रसारक के बजाय बच्चों का ज्ञान सृजन कराने वाला उत्प्रेरक के रूप में बदल दी गई है। ठीक है, विद्यार्थियों को अधिगम की विविध स्थितियां उपलब्ध कराएं। ठीक है, मतलब सीखने के लिए अलग अलग स्थितियां भी उपलब्ध कराएं। ठीक है, यह सुनिश्चित करें कि हर बच्चा अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित है, मतलब चाहे वो निम्न स्तर का बच्चा हो चाहे वो बड़े स्तर का बच्चा, बड़े स्तर से मतलब है चाहे उसकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी हो या चाहे उसकी फाइनेंशियल स्थिति खराब हो, सभी को सिखाना है। ठीक है, विद्यार्थियों को सब सहभागिता तथा एक दूसरे से सीखने वाद विवाद के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, मतलब ग्रुप डिस्कशन के बारे में उनको प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, जब विद्यार्थी चाहे तभी सहायता करें, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब आप मतलब कि जब विद्यार्थी चाहे तभी क्या, मतलब कि आपको जो पढ़ाया है उसका मूल्यांकन आपको करते रहना चाहिए। ठीक है, इससे किसी भी बालक को अच्छा याद हो पाएगा और अच्छे समय तक टिक पाएगा दिमाग में। ठीक है, इस प्रकार सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम में अध्यापक को एक चिंतनशील व्यवहारकर्ता बनाने पर जोर देना चाहिए। मतलब कि देखिए, जो अध्यापक है वो एक चिंतनशील से मतलब है कि अध्यापक को सोचना चाहिए कि किस प्रकार से छात्र और छात्र के बीच में जो व्यवहार है वो अच्छा रहे। ठीक है, देखते हैं आगे क्या कह रहा है। शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए, छात्रों के संदर्भ और आवश्यकताओं के अनुरूप अध्ययन परिवेश विकसित करना, अविकल्पित करना तथा चयन करना। ठीक है, अधिगम तथा मूल्यांकन के संबंध में प्रबंधकीय निर्णय लेना, सहयोगी अधिगम की व्यवस्था करना, छात्रों के कार्यों का आकलन करना। ठीक है, देखते हैं शिक्षकों की भूमिका को बजाय ज्ञान के प्रसारक के सूचना तथा ज्ञान सृजन को सुगम बनाने वाले रूप में स्थापित किए जाने की ज़रूरत है। शिक्षक उस तरह के शिक्षण अधिगम का सृजन करे जो सीखने के प्रजातांत्रिक माहौल में आलोचनात्मक चिंतन के विकास को सुगम बनाए, जहाँ जाति धर्म क्षेत्र संभाव आदि का भेदभाव किए बिना बच्चे भाग ले सके। ठीक है, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि अगर जात किसी का अलग है और धर्म उनका अलग है, उनका क्षेत्र अलग है या समुदाय अलग है, तो उसमें भेदभाव ना किया जाए। ठीक है, उसमें सारे बच्चे भाग ले सकें। अगर भेदभाव किया जाएगा तो जो बच्चा निम्न क्वालिटी का है, निम्न स्तर से है, तो वो अपने आप को निम्न समझने लगेगा। ठीक है, इस तरह का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चों के जीवन के अनुभव पाठ्य पुस्तकों से अलग हटकर स्थानीय जानकारी आदि शिक्षकों के लिए आवश्यक है कि क्या आवश्यक है, वह बच्चे का ख्याल करें तथा उनके साथ रहना पसंद करें। ठीक है, शिक्षकों मतलब शिक्षक का ये तो कर्तव्य है कि अपने जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनका ध्यान रखें और उनके साथ रहना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ बिताएं। ठीक है, बच्चों को उनके सामाजिक तथा सांस्कृतिक तथा राजनीतिक संदर्भों को समझ सकें। ठीक है, इससे क्या तात्पर्य है कि बच्चों द्वारा समाज में क्या हो रहा है, उनकी संस्कृति क्या है और
राजनीतिक संदर्भ के बारे में उनको बताना। ठीक है। ग्रहणशील तथा निरंतर सीखने वाले होना चाहिए, मतलब बच्चों को इस तरह सिखाया जाए कि मतलब वो ग्रहण कर रहे हैं कि नहीं, इसके बारे में भी आपको पता लगाना है। और वो निरंतर सीखने वाले, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा एक दिन स्कूल आ रहा है, 2 दिन नहीं आ रहा है, फिर एक दिन आ रहा है, तो इससे जो सीखना है उसमें आपकी दिक्कतें आएंगी। ठीक है। शिक्षा को अपने व्यक्तिगत अनुभवों की सार्थकता की खोज के रूप में देखें। ठीक है। तथा ज्ञान निर्माण में मननशील अधिगम की लगातार उभरती प्रक्रिया को स्वीकार करें। मतलब इसमें यह है कि शिक्षण किसी भी छात्र को आप इस तरह शिक्षा प्रदान करें कि वह किसी भी प्रश्न को लेकर सोचे। ठीक है। इससे जो अधिगम होता है वो और भी बेहतर होता है। ठीक है। ज्ञान को पाठ्य पुस्तकों में निहित वास्तविक के रूप में न देखकर उसके निर्माण को शिक्षण अधिगम के साझा संदर्भों और व्यक्तिगत अनुभवों के रूप में देखें। ठीक है। मतलब जो किताबी ज्ञान है उसके बारे में बताएं, लेकिन उसको आप जो दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाएं हैं उसके अनुसार आप उसको समझाएं, तो इससे अधिगम जो होगा वो अच्छा हो सकेगा। ठीक है। समाज के प्रति अपना दायित्व समझें और एक बेहतर विश्व के निर्माण के लिए कार्य करें। ठीक है। शिक्षक शिक्षा के उभरते केंद्र बिंदु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 की अनुशंसा में शिक्षा कार्यक्रमों में निम्न बदलाव सुझाए गए हैं। मतलब इसमें क्या कहा गया है, शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की समझ को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। शिक्षार्थी को शिक्षण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी रूप में देखना चाहिए, ना कि निष्क्रिय ग्रहणकर्ता। मतलब कि अगर आप शिक्षक हैं तो शिक्षार्थी को इस तरह देखें कि वह शिक्षा को शिक्षा को ग्रहण कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है। इस तरह आपको नहीं देखना है कि वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पा रहा है। ठीक है। तथा ज्ञान को मूर्त निर्धारित मानकर प्रत्यक्ष स्वानुभवों को निर्मित करना चाहिए। ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया इस प्रकार व्यवस्थित की जाए कि विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अवलोकन के अवसर मिले, शिक्षार्थियों के प्रश्नों को समझने तथा प्राकृतिक एवं सामाजिक घटनाओं के अवलोकन में मदद करने वाले कार्य मिल सकें। ठीक है। बच्चों में चिंतन संबंधी अंतर्दृष्टि विकसित हो और बच्चों की बातें ध्यान से, हास्य और सहानुभूति के साथ सुनने का अवसर मिले। इससे क्या मतलब है, देखिए समझिए आप, ये लाइन आपको क्या कहना चाह रही है। बच्चों में चिंतन संबंधी अंतर्दृष्टि विकसित करना, बच्चों को इस तरह के क्वेश्चन बताएं जिस पर बच्चा सोचे। ठीक है। सोचे और वो अपनी बात को खुशी से कह सके। ठीक है। और देखते हैं क्या कह रहा है आगे। अधिगम को सहभागिता की उस प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए जो सहपाठियों और बृहद सामाजिक समुदाय या पूरे राष्ट्र के साझे सामाजिक संबंधों के बीच में होती है। अधिगम एक स्व अनुभव आधारित प्रक्रिया है जिससे शिक्षार्थी अपने ज्ञान का निर्माण अपने तरीके से आत्मसात कर अंतःक्रिया, अवलोकन तथा मनन चिंतन द्वारा करते हैं। ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या कह रहा है, शिक्षण की प्रकृति का वर्णन कीजिए। ठीक है। इसमें क्या है, इसमें तो है बहुत आपका, लेकिन आप परीक्षा में जो लिखेंगे शिक्षण की प्रकृति, कम से कम आपको पाँच उदाहरण अगर आप लिख दिए तो बहुत है उतना आपके लिए। ठीक है। मतलब शिक्षण एक अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया होती है। ठीक है। और शिक्षण का एक उद्देश्य शिक्षण एक उद्देश्य प्रक्रिया है। मतलब शिक्षण के माध्यम से कोई उद्देश्य होता है, जैसे आपको शिक्षक बनना है, आप इसलिए शिक्षण एक उद्देश्य प्रक्रिया, मतलब शिक्षण का उद्देश्य क्या है, मतलब कि ये कहा गया है कि शिक्षण हमारा जो है वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। जैसे कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। शिक्षण एक सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया होती है। हाँ, ये भी सही है। मतलब शिक्षण सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया होती है समाज में, और इससे व्यवसाय में भी बहुत ही ज़्यादा
लाभ होता है। ठीक है, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया, मतलब शिक्षण से विकास होता है। शिक्षण जो है आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है, मतलब शिक्षण आमने सामने से मतलब है कि शिक्षण में अध्यापक और छात्र आमने सामने होते हैं। ठीक है, ठीक है। और शिक्षण जो है वो कला एवं विज्ञान दोनों है। ठीक है, और शिक्षण जो है वो अपनी शैली है होती है। ठीक है, और शिक्षण प्रक्रिया मानव प्रकृति पर आधारित होती है। शिक्षण निर्देशन प्रधान होता है। शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है जिसमें आपका मतलब शिक्षण एक 3D प्रोसेस है। जैसे पहले आपका हो गया उसमें शिक्षक हो गया, दूसरा आपका शिक्षार्थी हो गया, तीसरा आपका पाठ्यक्रम हो गया। ठीक है, शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। ठीक है, शिक्षण में जो भाषा होती है वो कम्युनिकेशन का कार्य करती है, मतलब आदान प्रदान का काम करती है। ठीक है, शिक्षण एक वर्णनात्मक प्रक्रिया होती है। ठीक है, शिक्षण एक उपचार होती है। शिक्षण एक तार्किक क्रिया है। शिक्षण का मापन भी किया जा सकता है। ठीक है, शिक्षण में सुधार एवं विकास भी किया जा सकता है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया शासन व्यवस्था से प्रभावित होती है। शिक्षण एक औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, चलिए तो आज हम यहीं तक देखेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और इसी तरह वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक है, ये भी शिक्षण का बहुत अच्छा वो है, दूसरे का भला। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।